की राजधानी हैदराबाद में जो कुछ हुआ 2 दिन पहले 27 नवंबर की रात को एक लेडी डॉक्टर के साथ, वो झकझोर देने वाली चीज़ है। बहुत कम ऐसा होता है कि जब कोई मरने से पहले फ़ोन पे लगातार लाइव बात कर रही है और कह रही है कि मुझे बड़ा डर लग रहा है, लोग मुझे घूर रहे हैं और हर एक की आंखों में एक अजीब सी चीज़ है और मैं बड़ी घबराई हुई हूँ। और इस बातचीत के 12 घंटे के बाद उसी लड़की की लाश मिलती है, जो पहचाने जाने लायक भी नहीं है क्योंकि केरोसिन ऑयल डालकर उसको जला दिया गया था। ये पूरी कहानी सिलसिलेवार आपको बताऊं, बहुत ही अफसोसनाक वारदात। उससे पहले सिर्फ 2-3 चीज़ें आपके सामने रखूंगा, आपको सच्चाई का एहसास हो जाएगा। हमारे देश में हर साल एवरेज 40,000 रेप के केसेस होते हैं। क्राइम अगेंस्ट विमेन की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो कई लाख है, मारपीट से लेके बाकी चीज़ें। मैं सिर्फ रेप के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो मोस्ट हीनियस क्राइम है। पर डे एवरेज 106 रेप होता है भारत में, 106 और 40,000 के करीब, और ये लगातार ये फिगर बढ़ता जाता है। ये जो पर डे 106 रेप होता है या पर हर साल जो 40,000 रेप होते हैं, इनमें से हर 10 रेप में से 4 माइनर होती है, मतलब जो बालिग नहीं है, 18 साल से कम उम्र है जिसकी, बच्चे ही हैं वो। तो हर साल 40,000 के करीब रेप, हर दिन 106 रेप, हर 10 में से 4 बच्चियों का रेप। और इसका दूसरा पहलू ये है कि जितने भी रेप होते हैं, अगर मैं सिर्फ 40,000 को एक स्टैंडर्ड सैंपल के तौर पे आपके सामने रखूं, तो इन 40,000 में से करीब 10,000 लोग आराम से छूट जाते हैं। 10,000 लोगों को ही सज़ा होती है, क्योंकि हमारे देश में कन्विक्शन रेट जो है वो 25% है, 25%। मतलब 100 अगर रेपिस्ट पकड़े जाते हैं तो उसमें से 75 छूट जाते हैं, सिर्फ 25 को सज़ा होती है। तो अगर उस हिसाब से 40,000 की मैं गिनती करूं तो 40,000 में से 30,000 छूट जाते हैं, 10,000 को सज़ा मिलती है। ये है पूरा सिस्टम। और ये मेरे नहीं, ये सब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं, उनके डेटा है, जो कि एक गवर्नमेंट के अंदर में काम करने वाली एजेंसी है, जो हिंदुस्तान के क्राइम के पूरे जो डेटा है वो हर साल उसके बारे में काम करती है, रिलीज़ करती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, स्टेट की पुलिस के पास पहुंचता है। तो जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो ये पूरा आंकड़ा है वो खुद कहता है कि सिर्फ 25% है कन्विक्शन रेट। तो जाहिर सी बात है कि जिस देश में अपराधियों को ये पता होगा कि यार हम आराम से छूट सकते हैं, उसके अंदर फिर कानून का खौफ आएगा कहाँ से। पुलिस पकड़ भी ले, दौड़ कर, मेहनत कर, लेकिन उसे मालूम है अदालत में फिर क्या होना हम देख लेंगे। गवाही, धमकाना, धमकी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यही वजह है कि ऐसे लोग डरते भी नहीं हैं। तो ये तस्वीर है, डरावनी तस्वीर, और शायद यही वजह है कि हमारे देश की जो छवि है ख़ास तौर पर क्राइम अगेंस्ट विमेन को लेकर, रेप को लेकर, वो पूरी दुनिया में बड़ी ही बुरी है। और कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है वो पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि ये सारी जो तस्वीरें हैं, ये जो आंकड़े हैं, ये जो डेटा है, ये बता रहा है कि सच क्या है। तो इन्हीं 40,000 में से जो हर साल होता है, और 106 रेप जो इस देश में हर दिन होता है, एक रेप, बल्कि वो गैंग रेप था, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में होता है। 27 नवंबर बुधवार का दिन था। वेटनरी डॉक्टर, उम्र लगभग 27 साल, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी नाम। ये हैदराबाद के ठीक ठाक इलाका है एक, शादनगर, वहाँ की रहने वाली। लेकिन इनका जो क्लिनिक जहाँ पे ये काम करती थी, चूँकि वेटनरी डॉक्टर थी, वो इनके घर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर था। और वो जो जगह थी जहाँ पे ये काम करने जाती थी, वो शमशाद बाग इलाका कहलाता है। रहती शादनगर में, इनका दफ्तर जो क्लिनिक है वो शमशाद बाग में, 30 किलोमीटर का फासला, जाहिर सी बात है दूरी ज़्यादा है। तो ये अक्सर अपनी स्कूटी से घर से वहाँ के लिए निकलती थी, और रास्ते में एक जगह पर एक टोंडुपल्ली टोल प्लाज़ा है। तो टोंडुपल्ली टोल प्लाज़ा के पास पार्किंग भी है, वहाँ ये अपनी स्कूटी पार्क कर दिया करती थी और फिर वहाँ से कैब लेकर अपने क्लिनिक पहुँचती थी। ये रूटीन था डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का। 27 नवंबर को भी ये उसी रूटीन की तरह अपने घर से निकली और फिर क्लिनिक गई। लेकिन उस दिन वहाँ से शाम को क्लिनिक से अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद डॉक्टर प्रियंका को स्किन की कोई प्रॉब्लम थी, तो उनका इलाज चल रहा था किसी डॉक्टर से। तो क्लिनिक से निकलने के बाद वो उस डॉक्टर के पास चले जाते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट था उनका, और वहाँ पे वो उनको दिखाती हैं, और इस वजह से थोड़ी देर हो जाती है। करीब रात के 9 बज जाते हैं। घर वालों को मालूम था कि आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, तो घर वाले भी ज़्यादा फिक्रमंद नहीं थे। उसके बाद ये डॉक्टर को दिखाने के बाद इसी
टोंडोपल्ली टोल प्लाज़ा पे आती हैं जहाँ पे अपनी स्कूटी पार्क की थी और स्कूटी लेके अब घर जाना था। लेकिन जब वो पार्किंग में पहुँचती हैं तो देखती हैं कि उनकी स्कूटी का जो एक टायर है वो पंक्चर है। कई बार पंक्चर खड़ी गाड़ी में भी हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी देर के बाद पता चलता है, लेकिन वो बिल्कुल फ्लैट हो गया था, पंक्चर पूरी तरह से था, गाड़ी चलाने के कोई मतलब नहीं था। तो अब वो परेशान, रात का वक्त करीब 9 बज चुका था। तो अब डॉक्टर प्रियंका सोचती हैं क्या करूं, कहीं आसपास पूछती हैं किसी से पहले कि कोई पंक्चर देखती हैं, कहीं मिलता नहीं है। अब इस दौरान में एक लड़की, रात का वक्त है, टोल प्लाज़ा नाका है, वहाँ पे है, तमाम जो हाईवे वहाँ से ट्रक ज़्यादातर गुजरता है वो है या फिर ड्राइवर है, और बहुत कम जो है फैमिली गाड़ी गुजर रही है। तो ज़्यादातर जो मर्द हैं वहाँ पे आसपास में हैं, और एक अकेली लड़की को इस तरीके से देखकर फिर वो उसे घूरना शुरू करते हैं। प्रियंका उन आँखों को पहचान जाती है, समझ जाती है कि इन आँखों में क्या है। उसे डर लगने लगता है क्योंकि अंधेरा है, रात का वक्त है, अपने घर शहर से थोड़ी दूर है और टोल प्लाज़ा के पास है। वहाँ से गुजरने वाला हर ट्रक या वो जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उसके ड्राइवर उतर कर उसे देख रहे हैं। इसी दौरान में कुछ लोग आते हैं, उससे पूछते हैं क्या हुआ, ये बताती है कि पंक्चर है। तो मदद की भी पेशकश करते हैं, लेकिन उनके हाव भाव, और वो कहते हैं कि लड़कियों के अंदर सिक्स सेंस होता है। प्रियंका को उनके हाव भाव और सारी चीज़ों से लगा कि ये मदद करने के नाम पे उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, और चूंकि आसपास सन्नाटा था तो उसे डर भी लग रहा था। तो इस वजह से और इस अपने डर को दूर करने के लिए फ़ौरन मोबाइल निकालती है, अपनी बहन को फ़ोन करती है, छोटी बहन प्रियंका की, और बताती कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे हूँ और टायर पंक्चर हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, और यहाँ पे लोग मुझे घूर रहे हैं, और कई लोग मदद के नाम पे भी आ रहे हैं कि मदद करनी है, बट ये अच्छे लोग नहीं लग रहे मुझे। तो उसकी बहन कहती है कि तुम एक काम करो, तुम वहाँ से टोल प्लाज़ा के करीब जाओ और वहाँ पे खड़ी हो जाओ, और कोई कैब मिलता है तो उस कैब को पकड़ कर घर आ जाओ। तो ये कहती कि नहीं, मैं स्कूटी छोड़ नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे कल वापस क्लिनिक जाना है, तो यहाँ पे स्कूटी रात को रहेगा तो फिर मैं कल यहाँ तक कैसे आऊँगी। आम तौर पे हर आदमी यही करता है, शायद हम लोग भी यही सोचते हैं यार कहीं गाड़ी के साथ कुछ हो जाए तो कहाँ इसको दूर यहाँ पे कोई चुरा ना ले, कोई ले ना जाए तब तक, क्योंकि हमारे दिमाग में बाकी इससे ख़तरनाक चीज़ें तो होती नहीं कि हमारे साथ इससे भी बड़ा क्या बुरा हो सकता है। तो उस वक्त तक आदमी, और ख़ासतौर पर जो मिडिल क्लास फैमिली है हम सब, वो यही सब चीज़ें सोचते हैं कि गाड़ी है, चोरी हो गई तो परेशानी होगी, कल ऑफिस कैसे जाऊँगा। तो ये सारी बातें डॉक्टर प्रियंका के भी दिमाग में चल रही थी, और उसकी बहन समझा रही, लेकिन उसको ये सारी चीज़ें आने वाले ख़तरे का अंदेशा तब तक नहीं था। उसने कहा नहीं, मैं स्कूटी को छोड़ के नहीं आ सकती हूँ, मैं देखती हूँ, कुछ कोशिश करती हूँ क्योंकि कल ऑफिस जाना है। लेकिन यहाँ पे लोग घूर रहे हैं तो तुम फ़ोन पे बनी रहो। और वो लगातार अपनी बहन से बात कर रही है। इस दौरान में एक ट्रक ड्राइवर आता है, पूछता है क्या हुआ, फिर वो कहता है कि मैं मदद कर दूँ, लेकिन ट्रक ड्राइवर को देख के उसको फिर लगता है कि ये गलत आदमी, वो मना कर देती है, मदद लेने से इनकार कर देती है। एक शख्स और आता है, फिर एक ठीक ठाक लगता है, वो कहता है यहाँ पे एक पंक्चर की दुकान है, मैं बना के ले आता हूँ। तो वो पंक्चर की दुकान पे लेके स्कूटी को जाता है, थोड़ी देर के बाद आता है, कहता दुकान बंद हो गई, कहता है इसको कहीं दूर ले जाना पड़ेगा, दूसरी जगह एक और दुकान है, लेकिन उसको गाड़ी पर रख के ले जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अलग अलग मददगार बन के लोग उसके पास लगातार आ रहे हैं, क्योंकि एक लड़की अकेले हाईवे के किनारे खड़ी हुई है। वक्त बीतता जाता है, करीब रात 9:22 पर यह बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था डॉक्टर प्रियंका का अपनी बहन से। और इस दौरान में बीच में जो भी आता फ़ोन चालू रहता, लाइन नहीं कट रहा था, क्योंकि उसने कहा था तुम मुझसे बात करती रहो, मुझे डर लग रहा है। कई लोग आए, कई मददगार बनकर आए, लेकिन हर की आंखों में कुछ और चीज़ें देख रही थी प्रियंका, और लगातार वो डर रही थी। आसपास में कोई ऐसा मददगार, सच्चा, ऐसा हमदर्द भी नज़र नहीं आ रहा था। वो इस उम्मीद पे भी थी कि शायद कोई ऐसी गाड़ी गुजरे जिसमें फैमिली हो, कोई लेडीज़ बैठी हो, महिला हो, तो शायद उनके साथ वो ज़्यादा बेहतर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन बदनसीबी से उस वक्त वहाँ से कोई फैमिली गुजरी नहीं, और जो भी थे ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर और इसी तरह के लॉरी ड्राइवर और बाकी लोग। 9:40-42 तक बातचीत चलती रही, और इस पूरी बातचीत के दौरान लगातार डॉक्टर प्रियंका यही बोलती रही कि मुझे बहुत डर लग रहा है, और ये लोग अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं मुझे, इनकी आंखें मुझे, इनकी नज़रें अच्छी नहीं लग रही हैं। वो बार बार कह रही है कि तुम छोड़ो और तुम कैब पकड़ो, और आ जाओ। कहती है कि ठीक है, मैं कैब पकड़ के आने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद 9:42 के आसपास ये फ़ोन कट जाता है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर प्रियंका की बहन दोबारा डॉक्टर प्रियंका को फ़ोन मिलाने की कोशिश करती है। अब फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। फिर वो पूरी कोशिश करती रहती, नहीं हुआ। जैसे ही रात 10-11 बजे वो घर भी नहीं आ रही, पहले इंतज़ार किया घर वालों ने कि शायद कैब मिल गया हो, फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई हो तो वो घर आ जाएगी। लेकिन इस पूरे इंतज़ार और इन सारी चीज़ों में करीब अगले 1-2 घंटे और बीत जाते हैं, प्रियंका घर नहीं आती है। घर वालों को ये पता था कि वो किस टोल प्लाज़ा पे वहाँ पे हुआ है, तो फिर परेशानी और फिक्र की वजह से पूरी फैमिली जो है वो रात को ही इस टोंडोपल्ली
टोल प्लाज़ा पे जाने का फ़ैसला करती है। ये लोग वहाँ से निकलते हैं, वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे स्कूटी भी नहीं है और डॉक्टर प्रियंका भी नहीं है। आसपास में लोगों से पूछते हैं, कोई इस बारे में जानकारी नहीं देता। इसके बाद प्रियंका की छोटी बहन वहाँ से सीधे घबराहट में भागती है और साइबराबाद पुलिस स्टेशन जो सबसे नज़दीक था वहाँ पहुँचती है, जाती है। साइबराबाद में जाकर वो बताती है पूरी कहानी, ऐसे ऐसे मेरी बहन वहाँ से निकली थी और वो फ़ोन पे बात कर रही थी, घबराई हुई थी, डरी हुई थी और अब नहीं है, तो आप लोग देखिए। साइबराबाद पुलिस उससे लोकेशन पूछती है एग्जैक्ट कहाँ पे और कौन सा पार्किंग, जो अपने यहाँ एक बड़ा पुराना ये सिलसिला है, बहुत सारे लोग इसे झेल चुके हैं। एरिया की लड़ाई, ज्यूरिसडिक्शन, जबकि कानून कहता है कि पहले मदद करो, इलाका का झगड़ा बाद में निपटा लेना, लेकिन ऐसा सच्चाई में कम होता है। तो साइबराबाद पुलिस ने जब इलाके का नाम सुना तो उसने कहा कि माफ़ कीजिएगा, ये मेरा इलाका नहीं आता है, ये थाना जो है ये पड़ेगा आपको शमशाबाद। तो शमशाबाद पुलिस स्टेशन जाएं आप। वो बेचारी क्या करती, रात को बदहवास, बहन घर नहीं लौट रही है, फ़ोन पे मोबाइल बंद है, वो वहाँ से अब भागती है, शमशाबाद पुलिस स्टेशन पहुँचती है, शमशाबाद में जाकर गिड़गिड़ाती है, पुलिस की टीम उसके साथ आती है। तब तक पुलिस को भी जब तक सारी चीज़ें हो नहीं जाती तब तक उसकी सीरियसनेस का शायद कम एहसास होता है। शुरुआत में आमतौर पर पुलिस भी उसी तरीके से हर मामले को लेती है कि ठीक है यार, आ जाएगी, घबरा रही है, कुछ नहीं, तो उस मुस्तैदी से काम नहीं करती पुलिस, ये भी एक फैक्ट है। खैर, पुलिस पहुंचती है इसको लेकर, वो पूरे आसपास के इलाके को देखती है, लोगों से बातचीत करती है, लेकिन डॉक्टर प्रियंका का कोई पता नहीं चलता। रात भर पूरा परिवार बदहवास इधर उधर खुद ढूंढ रहा है, उनके रिश्तेदारों, बाकी दोस्तों को, सबको फ़ोन कर रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ है, कोई खबर नहीं, कोई जानकारी नहीं। सुबह हो जाती है 28 नवंबर, थर्सडे का दिन, यानी कल का। अब यहाँ पे ये भी है कि पुलिस ढूंढ रही है चारों तरफ, लेकिन पुलिस किस तरह से ढूंढ रही है इसकी मिसाल इसी कहानी में आगे पता चलेगी कि पुलिस के हाथ कुछ नहीं मिलता, ना कोई खबर मिलती है प्रियंका की, ना कोई जानकारी। तभी इस जगह से कुछ किलोमीटर दूर एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर है जो अभी बन रहा है। उस फ्लाईओवर के नीचे एक लोकल किसान वहाँ से गुजर रहा था, उसने देखा फ्लाईओवर के नीचे कोई जली हुई चीज़ पड़ी हुई, वो करीब गया तो उसने देखा कि एक लाश है जो बुरी तरह से जली हुई है। उसने फ़ौरन पुलिस को खबर दी, पुलिस पहुंचती है। इस बीच में रात को डॉक्टर प्रियंका की गुमशुदगी के बाद पुलिस वायरलेस के ज़रिए आसपास के थानों में भी खबर दे दी गई थी, लड़की का डिस्क्रिप्शन भी दे दिया गया था कि ऐसे ऐसे है, कोई कहीं पता चले तो बताओ। तो इस लाश के बारे में जैसी जानकारी मिलती है, पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है, देखती है। हालांकि लाश पहचाने जाने लायक नहीं थी, पूरी तरह से जल चुकी थी, लगभग 100%। स्कार्फ का एक हिस्सा जलने से बच गया था क्योंकि वहाँ पे नीचे में शायद कुछ गीली मिट्टी थी जिसके वो जद में था, बाकी सारी चीज़ें जली हुई थी। गले में एक लॉकेट था और उस लॉकेट में गणेश जी का पेंडेंट था। पुलिस उसको देखती है, उस जो हुलिया बताया था घर वालों ने, वो ये बताया था कि उसने ये पहन रखा है। फिर फैमिली वाले को बुलाया जाता है, फैमिली वाले आते हैं, स्कार्फ के उस टुकड़े और उस गले के पेंडेंट को देखकर वो पहचानते हैं कि ये लाश डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इसके बाद अब पुलिस जांच करती है, पुलिस के हाथ पैर फूलते हैं क्योंकि मामला एक 26-27 साल की डॉक्टर और उस डॉक्टर की इस तरीके से लाश, कत्ल, इन सारी चीज़ों का था। पुलिस को एहसास होता है कि मामला बड़ा है, तो पूरी हैदराबाद पुलिस अब एक्टिव हो जाती है। छानबीन शुरू होती है। शुरुआती तौर पे ही पता चल गया था कि इस कत्ल से पहले डॉक्टर के साथ रेप हुआ है। आप ही शाम को थोड़ी देर पहले हैदराबाद पुलिस ने ऑफिशियली बता दिया, बल्कि ये कहा कि रेप नहीं हुआ बल्कि गैंग रेप हुआ है, सेम वैसे ही जैसे निर्भया के साथ हुआ था। तो पुलिस का ये कहना था कि वहाँ से कुछ शराब की बोतलें भी मिली। जो पूरी चीज़ सामने आई वो ये कि इसके बाद वही जिन लोगों से डर रही थी डॉक्टर प्रियंका लगातार, उन्हीं में से कुछ लोगों ने उस रात के अंधेरे का और सन्नाटे का फ़ायदा उठाया। प्रियंका को अपने बहकावे में लेकर या स्कूटी बनाने को लेकर या ज़ोर ज़बरदस्ती अपने साथ वहाँ से ले गए और सुनसान जगह पर ले जाकर उन्होंने बारी बारी से उसके साथ रेप किया। रेप के बाद जो जगह से जो मौका वारदात से चीज़ें मिली उससे ये पता चला कि केरोसिन ऑयल डाला उसके ऊपर। अब जिंदा जलाया या मुर्दा जलाया ये तो अभी डिटेल जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। उसके बाद उन्होंने केरोसिन ऑयल उसके ऊपर डालकर उसे पूरी तरह से जला दिया और जलाने के बाद उस अंडर कंस्ट्रक्शन जो फ्लाईओवर था उसके ऊपर से लाश नीचे फेंकी और वो लाश वहीं पड़ी थी जो सुबह के सामने देखा। 4 लोगों को शक के आधार पर पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है। ये सब ज़्यादातर इसमें ड्राइवर और लॉरी के वो हैं, इनसे पूछताछ चल रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है जिसमें एक जगह पे डॉक्टर प्रियंका जाते हुए भी दिखाई दे रही है।
और मामले की तफ्तीश चल रही, लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा है क्योंकि ये पूरा इंसिडेंट कहीं ना कहीं निर्भया के इंसिडेंट को याद दिलाता है। तो अभी भी हैदराबाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। डॉक्टर प्रियंका के घर वालों की एक शिकायत है, शिकायत बहुत छोटी सी है, वो ये है कि जिस वक्त ये लोग पुलिस के पास मदद के लिए गए थे, अगर पुलिस उस वक्त अपने इलाके की लड़ाई छोड़कर उसी वक्त एक्टिव हो जाती और साथ चलती और आसपास के पूरे इलाके को छानती तो शायद उसे बचाया जा सकता था। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। पुलिस अपने इलाके की ही जो लकीर है वो नापती रही कि उसकी सरहद कौन सी है। हालांकि जब रिश्वत लेने की बात आती है तो ये पुलिस अपनी ही सरहद भूल जाती है, वो दूसरे के इलाके में भी घुस कर रिश्वत लेके चली जाती है। लेकिन जब ड्यूटी बजाने की बात आती है, किसी की ज़िंदगी बचाने की बात आती है, तो कई बार ऐसा हुआ है, कई ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें अपनी सरहद को भूल जाते हैं और जब बुरा काम करना हो और जब नेक काम करना हो तो फिर वो सरहद को गीता और कुरान मान लेते हैं कि इसे मैं नहीं लांघ सकता। तो शायद अगर पुलिस वहाँ पे एक्टिव होती, जो डॉक्टर प्रियंका के घर वालों की शिकायत है, तो शायद जान बच सकती थी। लेकिन अब ये हो चुका है और प्रियंका के घर वालों की अब एक मांग है, वो ये है कि जिसने भी उनकी बेटी के साथ ऐसा किया है उनको तभी चैन मिलेगा जब उन सभी गुनहगारों को उसी तरीके से ज़िंदा जलाया जाए, वो भी पब्लिकली। हालांकि हमारा संविधान और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन ये मांग कई बार उठी है। तो कई बार सोचता हूँ कि क्या ये मांग गलत है। अगर किसी के दिल में कानून का खौफ पैदा करना है तो एक दो ऐसे नज़ीर करके देखने में क्या बुराई है, शायद बाकी लोगों को नसीहत मिले। लेकिन ये लंबी बहस की बात है क्योंकि हम लोग सभ्य समाज में रहते हैं तो बहुत सारे लोग इसको लेके विरोध भी करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि इस विरोध और इन चीज़ों को लेकर निर्भया और डॉक्टर प्रियंका जैसी लोग कब तक सड़क पे घूमते हैवानों और भेड़ियों का शिकार बनेंगी, ये सोचने की बात है। दूसरा, इसमें दो चीज़ और है। एक, तेलंगाना के होम मिनिस्टर हैं, शायद उनका नाम महमूद अली है, उन्होंने एक बयान दिया। हालांकि उस बयान की आधी चीज़ों को मैं सही मानता हूँ, लेकिन आधा चीज़ों को लगता है कि इस तरीके की बातें नेताओं को नहीं करनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर फैमिली वाले से बात करने की बजाय उस वक्त डॉक्टर प्रियंका 100 नंबर पर पुलिस को कॉल कर देती तो शायद जान बच जाती। चलिए, एक तरह से मैं मान लेता हूँ आधी चीज़ कि हाँ, 100 नंबर पर कॉल कर देना चाहिए था, हो सकता है पुलिस मदद के लिए आ जाती। लेकिन यहाँ दूसरी चीज़ ये है कि क्या कोई भी सरकार, कोई भी स्टेट, कोई भी शहर इस लायक नहीं बनाया जा सकता कि जहाँ पे इस तरह के भेड़िए और हैवान सड़क पे ही घूमने की हिम्मत ही ना करें। ऐसा पुलिस का खौफ हो कि वो सड़क पर ना आए, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है ये कि आप ये नसीहत दें कि आप 100 नंबर पे कॉल कर लेती तो शायद जान बच जाती। दूसरा, उन्हीं होम मिनिस्टर की, अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ, जो हैदराबाद के कमिश्नर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, मैं उनका ट्वीट पढ़ रहा था। डॉक्टर अंजनी, ये कमिश्नर हैं अंजनी कुमार हैदराबाद के, इन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट ये किया है कि कोई भी शख्स कभी भी डर महसूस करे तो 100 नंबर पर कॉल करे, पुलिस पेट्रोल कार आप तक 6 से 8 मिनट में पहुंच जाएगी। हैदराबाद सिटी पुलिस के पास 122 पेट्रोल कार हैं जो आपके पास मदद के लिए आएंगी, हम आपके साथ हमेशा हैं। अब होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर वो फ़ोन कर लेती तो शायद जान बच सकती, बहुत मुमकिन है ऐसा होता। कमिश्नर कह रहे हैं कि हमारे पास 122 पेट्रोल कार हैं। हैदराबाद की आबादी और हैदराबाद शहर को अगर आप में से जो बहुत सारे लोग क्राइम तक फैमिली के वो भी जानते होंगे। और इन्होंने जो टाइम बताया है एक पहुंचने का, 6 से 8 मिनट एक गाड़ी पीसीआर। अब यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि जैसे दिल्ली में जो एवरेज टाइम दिया गया है वो 1 से 2 मिनट, कि अगर आप पीसीआर पे कॉल करते हैं तो 1 से 2 मिनट के अंदर आपके पास पीसीआर की वैन पहुँच जाएगी। हैदराबाद जाते जाते ये टाइम 6 से 8 मिनट हो गया। 122 पेट्रोल कार क्या पूरे हैदराबाद की पॉपुलेशन, पूरे हैदराबाद की आबादी को ऐसे इमरजेंसी में मदद करने के लिए काफ़ी है? और 6 से 8 मिनट बहुत लंबा वक्त होता है। तो होम मिनिस्टर साहब जो कह रहे हैं उसके साथ साथ उनको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप ठीक है 100 नंबर और बाकी पुलिस हेल्प करती है, लेकिन ऐसी सुरक्षा का माहौल क्यों हमारी सरकार कोई भी नहीं दे पाती? किसी भी स्टेट की हम बात करें जहाँ पे बेखौफ महिलाएं दिन में रात में घूम सकें, बिना मतलब उन कोई अगर अजनबी आंखें भी दिखे तो उन्हें डर ना लगे, उन्हें लगे कि नहीं मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बचाएंगे। ऐसा माहौल, ऐसी सोच, ऐसी भावना पता नहीं इस देश में कब आएगी। लेकिन अभी भी हम बात कर रहे हैं, अगर 106 रेप पर डे होता है तो शायद मैं जितनी देर में आपको कहानी सुना रहा हूँ, एक कड़वा सच ये भी है कि इस वक्त, इस पल, पिछले 20-25 मिनट में 1, 2, 3 रेप तो हो गया होगा। तो अगर इस तरीके से हम इन चीज़ों को सोचें तो शायद कुछ बदले। और बदलने के लिए ज़रूरी है कि फिर सिर्फ कानून बदलने से कुछ नहीं होगा, कानून का पालन उस तरीके से होना चाहिए। उसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि 7 साल हो गए, अभी भी मामला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एक दया याचिका के तौर पर गया हुआ है। निर्भया के गुनहगार अभी भी तिहाड़ में हैं
आराम से हैं और इनको फांसी नहीं हुई है। तो जब इतने बड़े केस का ये हश्र होगा तो बाकी रेपिस्ट क्या फिर एग्जाम्पल लेंगे? यही लेंगे कि यार निर्भया को लेके तो एड़ी चोटी का जोर लगा लिया पूरे हिंदुस्तान की जनता ने, मीडिया ने, सरकारों ने, नेताओं ने, पुलिस ने, फिर भी 7 साल तो बचा रहा वो। तो हम तो इतने हाईलाइट भी नहीं होंगे, हम तो आराम से 17-20 साल निकाल लेंगे। तो जब तक सोच नहीं बदलेगी ये चीज़ें नहीं बदलेंगी।